आज छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत छठा भाग। अब तक कि हमने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत व्यक्तिवाद, आत्माभिव्यक्ति, स्वाधीन चेतना के विभिन्न पहलुओं पर बात की थी। इसी परंपरा में फिर आगे बढ़ते हुए हम आज उससे संबंधित दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें से एक बिंदु है सौंदर्य भावना, और इसी सौंदर्य भावना का एक और दूसरा बिंदु है और वह है प्रकृति चित्रण। तो सबसे पहले सौंदर्य भावना के बारे में यदि हम बात करें तो इससे स्पष्ट होता है कि छायावादी कविता की जो सौंदर्य भावना है वो द्विवेदी योगीन या अन्य काव्य धाराओं से थोड़ा सा हटकर है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि द्विवेदी योगीन कविता के समय सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती पत्रिका थी, और सरस्वती पत्रिका में वही रचनाएं छपती थी जो द्विवेदी योगीन अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी के मानदंडों पर खरी उतरती थी। द्विवेदी युग में एक खास तरह का अनुशासन था जो उस समय की कविताओं में देखा जा सकता था, और उस समय जो सौंदर्य अभिव्यक्ति का जो माध्यम था और कविता में जिस रूप में सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती थी वह एक सीमित रूप में होती थी। और यही कारण है कि उस समय जूही की कली नामक कविता सरस्वती के प्रमुख पत्रिका होते हुए भी उसमें नहीं छपी। तो एक प्रमुख पत्रिका में जूही की कली का ना छपना ये एक रूप में यह स्पष्ट करता है कि द्विवेदी युग में कठोर मानदंड थे। उसमें कविता सामाजिक सौदेश्यता के साथ होती थी, और यही कारण है कि कुछ आलोचक मानते हैं कि द्विवेदी युग में नैतिकता या सौंदर्य का एक बंधन था, और यही कारण था कि छायावादी कवि उन बंधनों से हटकर कविता रचता है। वह कवि की सौंदर्य भावना रूढ़ियों से टकराती है। रूढ़ियों से टकराने का तात्पर्य है कि उस समय के जो सामाजिक बंधन थे, जो नैतिकता के बंधन थे, वे नैतिकता के बंधन कवि के मानदंडों पर या कवि के मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। कवि के मानदंड या कवि की सौंदर्य भावना उन्मुक्त, विस्तृत, सूक्ष्म और अनुभव और कल्पना से जनित थी। इसीलिए कवि स्वच्छंद रूप में अपनी सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति करता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का दबाव भी छायावादी कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कवि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है, लेकिन सौंदर्य की आत्माभिव्यक्ति करने में सामाजिक रूढ़ियाँ या समाज के अन्य नियम उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि सौंदर्य भावना और वर्तमान की कठोरता, इन दोनों का द्वंद्व उस समय की कविता में दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने के लिए कवि परोक्ष रूप का सहारा लेता है। कभी वो काल्पनिक, कभी वो स्वप्निल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वर्तमान की कठोरता उसके अंदर पीड़ा या अवसाद को जन्म देती है। कहीं कहीं पर उसकी कविता मौन व्यथा में आ जाती है, या कहीं कहीं आत्म पीड़ा में बदल जाती है, और कई कवियों में वह गहन दुख के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार छायावादी कविता में जो सौंदर्य भावना है वह कई रूपों में आता है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ स्वराज का स्वप्न जिस तरह देखा गया, उसी तरह कवि सौंदर्य का भी एक स्वप्न देखता है, और वह उन्मुक्त और विराट रूप में देखता है। वहाँ पर भी दैहिक सौंदर्य है, लेकिन वह दैहिक सौंदर्य रीतिकालीन सौंदर्य नहीं है। छायावाद का जो सौंदर्य बोध है उसमें विराटता है। विराटता के साथ साथ उसमें सूक्ष्मता भी है, और सूक्ष्मता के साथ साथ उसमें एक नवीनता भी दिखाई पड़ती है, जो विभिन्न कवियों की कविताओं में देखी जा सकती है। छायावादी कविता के जो प्रमुख कवि हैं, विशेष रूप से यदि हम प्रसाद को देखें तो प्रसाद में भी जो आरंभिक उनके काव्य संग्रह है उसमें सौंदर्य नवीन रूप में आता है। उसमें केवल सौंदर्य के व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके जो प्रतीक है, उसके जो बिंब हैं, वो एक नए रूप में स्पष्ट रूप से आते हैं। अगर आगे हम देखें तो उनकी जो श्रेष्ठ कृतियों में से कामायनी, जो छायावाद की श्रेष्ठ कृति भी कही जा सकती है, उसमें श्रद्धा का जो सौंदर्य चित्रण है वह भी एक नए रूप में या विराटता के साथ उपस्थित होता है। श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण में वो स्पष्ट कहते हैं, घिन रहे थे घुंघरेले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार,
सुधा करने को विधु के पास। इस रूप में अगर देखा जाए तो श्रद्धा का जो चित्रण है वह सौंदर्य के विराट रूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर श्रद्धा का सिर्फ विराट रूप में नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ शावक और घने नभ या पूरे आकाश की उपस्थिति एक ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़कर वो विराटता और सूक्ष्मता, जीवंतता, इन तीनों चीज़ों के साथ एक उपस्थित होता है। इसलिए यह जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है वो पूरे रूप में एक नवीन सौंदर्य बोध है, जिसकी तुलना हम किसी अन्य कवि में नहीं देख सकते या किसी अन्य कवि के पास ऐसा कुछ दृश्य नहीं दिखता। इसी प्रकार महादेवी जब कहती हैं तो महादेवी में एक कोमल नारी की पीड़ा का भी चित्रण मिलता है, और इसीलिए वहाँ पर जो दुख है वो आत्म पीड़ा एक नए रूप में सामने आता है। महादेवी स्वयं कहती हैं, चुभते तेरे अरुण बाण, यानी चुभते तेरे अरुण बाण में यहाँ पर महादेवी सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हुए भी उसके साथ पीड़ा को भी उपस्थित करती है, लेकिन वो पीड़ा दुखदायी नहीं है बल्कि सृजनात्मक है। उन्हें और बेहतर या मिलन की प्रतीक्षा या दुख को नए रूप में प्रदर्शित करती है। इस तरह महादेवी की कविताओं में जो सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है या प्रेमी का सौंदर्य है या प्रेम का सौंदर्य है, वह आत्म पीड़ा के साथ भी कई स्थानों पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। निराला की विशेष रूप से जो कविता की चर्चा की गई है, जूही की कली, उसमें भी हम देखते हैं कि जूही की कली में सौंदर्य भावना की प्रगाढ़ता के कारण ही उस समय द्विवेदी युग में वो कविता अपने नए सौंदर्य बोध को प्रदर्शित करती है। ठीक वही निराला आगे चलकर हम देखें तो राम की शक्ति पूजा में भी सीता के मर्यादित सौंदर्य को कई रूपों में प्रदर्शित करते हैं, और वो कहते हैं, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। इस रूप में जो सीता का जो सौंदर्य है वो निरंतर इतना सूक्ष्म रूप में और इतना सांकेतिक रूप में, लेकिन फिर भी एक प्रगाढ़ रूप में प्रकट होता है, जिसमें लता अंतराल मिलन को कवि इतनी सूक्ष्मता से चित्रण करता है जिसमें नैनों से गोपन के भी वो सूक्ष्म चित्रण को वह स्पष्ट करता है। सीता के आँखों में राम की छवि जो बसी हुई है उसका सूक्ष्म चित्र भी कवि प्रदर्शित करता है। इससे आगे बढ़कर यदि हम देखें तो निराला अपनी पुत्री के भी सौंदर्य का चित्रण करते हैं। यही सौंदर्य बोध छायावादी कवियों को विशिष्ट बनाता है कि प्रायः कोई भी कवि देवी का चित्रण कर सकता है, माता का चित्रण कर सकता है, प्रेमी का चित्रण कर सकता है, लेकिन अपनी पुत्री के सौंदर्य का चित्रण करने में एक कवि सक्षम है, और वह सौंदर्य बोध की कितनी सूक्ष्मता और कितनी दक्षता है यह उस कवि की विशेषता है। इस प्रकार छायावादी कवि ही एक ऐसा कवि है जो अपनी पुत्री के सौंदर्य का भी चित्रण अपनी कविताओं में कर सकता है। यह छायावादी कवियों का सौंदर्य बोध अनूठा बनाता है। और इसी तरह पंत जब वो कहते हैं तो पंत भी स्पष्ट रूप में स्त्री के या सौंदर्य के सहचरी रूप को भी प्रकट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस प्रकार छायावादी कविता में जो स्त्री के प्रति जो सौंदर्य है वो विराट है, वो सूक्ष्म रूप में भी है, उसमें एक प्रकार की पवित्रता भी है, उसमें एक प्रकार की मांसलता भी है, एक प्रकार का जीवन से जुड़ाव भी है, और दूसरे रूप में वो सर्जनात्मक भी है। वह दुख या अवसाद के बीच होता हुआ भी वह सौंदर्य उस अपनी निरंतरता में और नवीनता में उद्घाटित होता है। इन्हीं सब कारणों से हम कह सकते हैं कि जो छायावादी कविता का जो सौंदर्य है वह अन्य काव्य धाराओं के सौंदर्य बोध से बिल्कुल अलग है या कुछ मायने में विशिष्ट है। इसी को अन्य रूप में भी हम देखें तो प्रकृति चित्रण में भी हम देख सकते हैं कि छायावादी कविता का जो प्रकृति चित्रण है वो मात्र प्रकृति चित्रण ना होकर स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति है। प्रकृति स्वतंत्र होती है, और यही कारण है कि छायावादी कवि भी प्रकृति की इसी स्वतंत्रता के कारण आकर्षित होता है, और वह भी स्वतंत्र होना चाहता है। इस रूप में छायावादी कविता में प्रकृति का जो चित्रण है वह स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में मानी जा सकती है।
कवि अपनी दृष्टिगत अनुभव और विचार को वाणी देता है, यानी जो कुछ अनुभव होता है और उसको प्रकट करता है। वो प्रकृति को नए रूप में देखता है, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा प्रकट करता है, और यही कारण है कि वो प्रकृति को स्वाधीनता के साथ जोड़ता है। प्रकृति की जो स्वच्छंदता है, प्रकृति की जो स्वतंत्रता है, वो उसे आकर्षित करती है, और इसीलिए वो चाहता है कि वह भी प्रकृति की तरह स्वच्छंद जीवन यापन करे। और इसीलिए प्रकृति की स्वाधीनता का आकर्षण कवि को बार बार आकर्षित करता है, और यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति बड़े पैमाने पर उपस्थित है। लेकिन वर्तमान की जो कठोरता है वो प्रकृति की उन्मुक्तता और साथ साथ व्यक्ति की स्वाधीनता दोनों को बाधा करती है, और इसीलिए छायावादी कवि रहस्यात्मक आवरण को अपनाता है या स्वीकार करता है। लेकिन यह रहस्यात्मकता उसके जिज्ञासा भाव के कारण, प्रश्नाकुलता के कारण है। वो चीज़ों के तह में जाना चाहता है, वो जानना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, वो प्रकृति के परतों के भीतर छुपे हुए सत्य को प्राप्त करना चाहता है। और इसीलिए पंत कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। कवि भी जानना चाहता है कि प्रकृति कैसे सूक्ष्म सौंदर्य का अनुभूत करती है, और वही कवि भी अनुभव करना चाहता है। वह भी प्रकृति की विराटता का अनुभव करना चाहता है, प्रकृति के सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव करना चाहता है। और यही कारण है कि कवि सूक्ष्म दृष्टि या पैनी नज़र से प्रकृति का निरीक्षण करता है, और यही उसकी नवीनता है। कभी वो प्रकृति को मानवीय रूप में प्रकट करता है। निराला की संध्या सुंदरी कविता में देवसान समय में जो संध्या है वो एक सुंदरी के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से प्रकृति एक मानवीकरण के रूप में या मानवीय रूप में उपस्थित होती है। उसी तरह प्रसाद विभूति विभावरी जाग में एक मानवीय रूप में प्रकृति को देखते हैं, और प्रकृति के सुख और दुख इन दोनों को महसूस करते हैं। उसके सकारात्मक नकारात्मक रूप को भी कवि महसूस करता है। विशेषकर जब पंत जब कविता लिखते हैं परिवर्तन, तो परिवर्तन में इसके विराट, इसके कठोर और कोमल, सुख और दुख दोनों अनुभूतियों को कवि चित्रित करता है, जिसमें वो परिवर्तन तांडव भी करता है तो नए का सृजन का अवसर भी देता है। ये प्रकृति की विभिन्न रूपों की विशेषताएं छायावादी कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसी रूप में देखें तो प्रसाद की बीती बिहारी जागरी सुबह के वर्णन के लिए कवि प्रकृति के मानवीकरण रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ कामायनी में भी मनु और अन्य पात्रों के चित्रण में प्रकृति निरंतर विद्यमान रहती है। श्रद्धा सर्ग में भी वो स्पष्ट कहती है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। इस रूप में कवि प्रसाद, श्रद्धा और मनु के आपसी संवाद के बीच में भी प्रकृति को निरंतर उपस्थित करते हैं। विशेष रूप से कामायनी की शुरुआत में ही प्रकृति अपने विराट रूप में उपस्थित है, और उसमें एक मनुष्य बैठा हुआ है। हिमगिरी को तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव। ऐसी स्थिति में मनु एकमात्र मनुष्य है। तो इस तरह से प्रकृति की विराटता के बीच मनुष्य की उपस्थिति, उनका आपसी संवाद, ये प्रसाद का मंतव्य रहता है जो सृष्टि के निर्माण में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार सृष्टि के निर्माण में प्रकृति और मनुष्य की सहभागिता, प्रकृति की अवश्यम भाविता, ये छायावादी कविता में निरंतर देखी जा सकती है। निराला भी प्रकृति को नए नए रूपों में देखते हैं। विशेष रूप से बादल राग में अनेक खंडों में रची कविताओं में प्रकृति का बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है। बादल केवल एक दूत नहीं रहे यहाँ कविता में, बादल केवल नायक नायिका को रिझाने का एक निमित्त मात्र नहीं है, बल्कि वो नए रूप में आता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में निज भर निज रोर। इस रूप में उसका गर्जन तर्जन भी एक पूरे के पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी बादल, जीवन, मनुष्य का जीवन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। इस तरह से प्रकृति केवल चित्रण के लिए नहीं है, बल्कि जीवंतता के साथ एक जीवंत उपस्थिति के रूप में हर जगह कविता में दिखाई देती है।
उसी तरह महादेवी में यदि देखें तो महादेवी भी हाँ जीवन को और प्रकृति के साथ अपने निरंतर प्रतीक और बिंबों को सृजित करती है। चाहे वो कहते हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कभी वो कहते हैं चूटते तेरे अरुण बाण, कभी जीवन विरह का जलजात बांधती है। और कहते हैं वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। दिन और रात जीवन के साथ प्रकृति का पूरा जुड़ाव है और इसीलिए कहते हैं जीवन विरह का जलजात। तो इस प्रकार जीवन और प्रकृति महादेवी कविताओं में भी निरंतर अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। और पंत प्रकृति की सूक्ष्म स्पंदन को भी अनुभूत करना चाहते हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसका कारण भी है कि प्रकृति का जितना वैविध्य पंत की कविताओं में है वो संभवतः किसी अन्य कवि में नहीं दिखाई देता। और इसीलिए कहते हैं बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट है चहक रहे चिड़िया टी वी टी टुट टुट। एक छोटी सी ध्वनि भी कवि की कर्ण इंद्रियों से बच नहीं सकती। कवि उस छोटे से अनुभव को भी देखना चाहता है, चाहे प्रथम रश्मि का आगमन हो या टी वी टी टुट टुट हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति को संपूर्णता में महसूस करने का प्रयास छायावादी कवि करते हैं। और इस दृष्टि से यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो सौंदर्य है, छायावादी कविता में जो प्रकृति है, यह अपने आप में अनूठे रूप में दिखाई पड़ती है। वस्तुतः छायावादी कवि की सौंदर्य चेतना स्वतंत्र है या स्वाधीनता की कामना करती है। इसी कारण उसकी सौंदर्य चेतना दो रूपों में दिखाई देती है, एक नारी के रूप में और एक प्रकृति के रूप में। जब नारी को सौंदर्य को देखता है तो नवीन दृष्टि से देखता है, उसके विराटता का अनुभव करता है, उसकी सूक्ष्मता का अनुभव करता है और उसके साथ साथ उसकी दैहिक मानसल सौंदर्य का भी अनुभव करता है, लेकिन उसमें एक नवीनता होती है जो उसे रीतिकाल से अलग करती है। ठीक उसी तरह जो प्रकृति का जो चित्रण करता है वह रीतिकालीन प्रकृति के उद्दीपक रूप में ना होकर, उद्दीपन रूप में ना होकर, बल्कि वह विराटता, मानवीकृत और आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म और नवीन प्रश्नाकुलता और जिज्ञासा के साथ प्रकृति का रूप आता है। तो इसलिए नारी के सौंदर्य में भी एक नवीनता है और प्रकृति के सौंदर्य में भी एक नवीनता है और यह छायावाद की विशेषता बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो सौंदर्य की चेतना है या छायावादी कविता में जो प्रकृति का चित्रण है, वह दोनों रूप में एक नए बिंदुओं को या नए आयाम को स्पर्श करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।